कहानी की शुरुआत होती है एक माइनिंग एरिया से, जहां मजदूर खुदाई का काम कर रहे होते हैं और तभी अचानक जमीन के अंदर से उन्हें कुछ अजीब तरह के रेडिएशन के सिग्नल्स मिलते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद उन्हें यूरेनियम की बड़ी खदान मिल गई है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती है वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा सामने आता है और उसके अंदर एक रहस्यमयी सी जगह दिखने लगती है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगती। इस मामले की जांच के लिए मोनार्क के साइंटिस्ट्स को बुलाया जाता है, जिनमें डॉक्टर सेरेजावा और उनकी साथी डॉक्टर विवियन शामिल होते हैं। जब ये दोनों वहां पहुंचकर जांच करते हैं तो उन्हें एक विशाल और बहुत पुराने जीव का कंकाल बुन मिलता है, जिसे देखकर ही साफ समझ आ जाता है कि यह कोई आम जानवर नहीं था। इसके बाद उनकी नजर वहां मौजूद दो बहुत बड़े अंडों पर पड़ती है। उनमें से एक अंडा पहले ही टूट चुका होता है और वहां से एक रास्ता सीधे समुद्र की तरफ जाता दिखाई देता है। इसका मतलब साफ है कि उस अंडे से कोई बहुत बड़ा जीव पहले ही निकलकर समुद्र में जा चुका है। दूसरा अंडा वहीं पड़ा रहता है, पूरी तरह शांत। उसमें किसी तरह की कोई हलचल नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो कभी भी बाहर आ सकता है। इसके बाद कहानी जापान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में पहुंचती है, जहां हम मिलते हैं इंजीनियर जो ब्रॉडी से, जो वहीं काम करता है। वह अपने साथी से कहता है कि वह इस प्लांट को आगे चलाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर कुछ अजीब सी गतिविधियां महसूस हो रही है जो बिल्कुल भी सही नहीं लगती। लेकिन उसकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए वह खुद सच्चाई जानने का फैसला करता है। उसकी पत्नी सैंड्रा भी उसी प्लांट में काम करती है और दोनों मिलकर प्लांट के बेसमेंट में जाकर उस अजीब हलचल के पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक प्लांट के अंदर तेज हलचल शुरू हो जाती है, जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। हर तरफ कंपन बढ़ने लगता है और पूरा सिस्टम बेकाबू होने लगता है। जो तुरंत अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकल आओ, क्योंकि अगर बेसमेंट में जमा रेडिएशन बाहर फैल गया तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। रेडिएशन लगातार बढ़ता जा रहा होता है, इसलिए जो खुद भागकर बेसमेंट के एंट्री गेट तक पहुंच जाता है और सैंड्रा का इंतजार करने लगता है। अंदर उसकी पत्नी और बाकी लोग बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रेडिएशन इतनी तेजी से फैल रहा होता है कि हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अब ऐसा वक्त आ जाता है जब जो के सामने कोई और विकल्प नहीं बचता। अगर वह गेट खुला छोड़ देता है तो रेडिएशन बाहर निकलकर पूरे शहर को तबाह कर सकता है। मजबूरी में वह भारी मन से गेट बंद कर देता है और उसी के साथ उसकी पत्नी और बाकी लोग अंदर ही फंस जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हो जाता है। यह दर्दनाक घटना उसका छोटा बेटा फोर्ड अपने स्कूल से अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। उसकी मां की मौत उसी हादसे में हो जाती है और उसी दिन से वह अपने पिता को इसका जिम्मेदार मानने लगता है। उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि अगर उसके पिता प्लांट बंद नहीं करते तो शायद उसकी मां आज जिंदा होती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे बढ़ जाती है। अब फोर्ड बड़ा हो चुका होता है और वह नेवी में काम कर रहा होता है। छुट्टियों के दौरान वह अपने घर आता है, जहां अब उसकी अपनी एक फैमिली भी होती है। उसकी पत्नी एले और उसका छोटा बेटा सैम उसके साथ रहते हैं। तभी अचानक उन्हें एक कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसके पिता को जापान के एक प्रतिबंधित इलाके में घुसने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनकर फोर्ड पहले वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी नजर में उसके पिता ही उसकी मां की मौत के जिम्मेदार हैं। लेकिन उसकी पत्नी एले उसे समझाती है कि उसके पिता को उसकी जरूरत है, इसलिए उसे जाना चाहिए। आखिरकार मजबूरी में फोर्ड जापान जाने का फैसला करता है और वहां जाकर अपने पिता को छुड़ा लेता है, जो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि 15 साल पहले जो हादसा हुआ था वह कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं थी। वहां कुछ बहुत बड़ा और बेहद अजीब हुआ था, जिसे वह इतने सालों से समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता, इसलिए कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह बताता है कि सारे सबूत उसके पुराने घर में मौजूद हैं, जिन्हें उसने फ्लॉपी डिस्क में सुरक्षित रखा हुआ है। फोर्ड को अपने पिता की यह बातें बिल्कुल भी सच्ची नहीं लगती। संगीत उसे लगता है कि उसके पिता अब भी पुरानी बातों में ही उलझे हुए हैं। इसके बाद जो किसी तरह अपने बेटे फोर्ड को मनाकर उसी पुराने इलाके की तरफ चला जाता है जहां वह 15 साल पहले रहा करता था। आज वह पूरा इलाका एक प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां अब भी खतरनाक रेडिएशन मौजूद है और वहां कोई भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन वहां पहुंचकर जो और फोर्ड एक चौंकाने वाली बात नोटिस करते हैं, उस इलाके में जानवर बिल्कुल सामान्य तरीके से घूम रहे होते हैं। यह देखकर जो को समझ आता है कि अगर वहां जानवर जिंदा रह सकते हैं तो इंसान भी सांस ले सकता है। वह अपना मास्क उतार देता है और उसे एहसास होता है कि वहां कोई रेडिएशन नहीं है, यानी सरकार अब तक लोगों से झूठ बोल रही थी और दुनिया से एक बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा था। छोड़ जाता है। इसके बाद दोनों अपने पुराने घर पहुंचते हैं, संगीत, जहां जो को अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। साथ ही उसे वे सारी फ्लॉपी डिस्क भी मिल जाती हैं, जिनमें उसने 15 साल पहले की पूरी रिसर्च सेव करके रखी थी। फोर्ड यह सब देखकर धीरे धीरे समझने लगता है कि उसका पिता इन सालों में अकेले ही इस पूरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता रहा है और उसने दुनिया भर से जुड़ी जानकारी और रिसर्च इकट्ठा कर ली है। फिर जो दूर से उसी पुराने पावर प्लांट को देखता है जहां 15 साल पहले इतना बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन वह यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता
है कि वहां अब भी लाइट्स जल रही हैं। संगीत, इसका सीधा मतलब यह होता है कि वह जगह बंद नहीं हुई, बल्कि अब भी वहां काम चल रहा है, जबकि दुनिया को बताया गया था कि वह साइट पूरी तरह सील है और वहां कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जो को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसलिए उसके मन में शक और गहरा हो जाता है कि वहां कुछ बहुत गलत चल रहा है। तभी अचानक कुछ लोग आकर जो और फोर्ड को पकड़ लेते हैं और उन्हें जबरदस्ती उसी प्लांट के अंदर ले जाया जाता है। अंदर उनकी मुलाकात डॉक्टर सेरेजावा से होती है, जो उस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहे होते हैं। संगीत, सेरेजावा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि 15 साल पहले जो हादसा हुआ था वह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। उन्होंने खुद उस समय उस अजीब सी हलचल को महसूस किया था जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं थी, लेकिन उस वक्त किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। जो अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि तभी कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आ जाता है। पता चलता है कि उस प्लांट के अंदर एक विशाल ककून रखा हुआ है। ककून यानी एक ऐसा खोल या कवच जिसके अंदर कोई जीव अपने अगले रूप में बदलने के लिए खुद को बंद कर लेता है। उस ककून के चारों तरफ भारी सुरक्षा और इलेक्ट्रिक बैरिकेड लगाए गए होते हैं। अचानक उसके अंदर तेज हलचल शुरू हो जाती है, जो तुरंत समझ जाता है कि यही वही चीज है जिसकी वजह से 15 साल पहले इतना बड़ा विनाश हुआ था। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सेरेजावा उसमें और ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी डालने का फैसला करते हैं ताकि उस हलचल को शांत किया जा सके, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे ही एनर्जी बढ़ाई जाती है, ककून के अंदर मौजूद जीव और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और कुछ ही पलों में वह ककून को तोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह पूरी तरह तबाही मचाना शुरू कर देता है। वहां मौजूद पूरी फोर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक एक करके सबको खत्म करने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। तभी सच सामने आता है कि यह एक म्यूटो है, यानी एक बेहद खतरनाक प्राचीन जीव जो लाखों सालों से धरती के अंदर छुपा हुआ था। यह जीव न्यूक्लियर रेडिएशन यानी परमाणु ऊर्जा को खाकर जिंदा रहता है, और जब सेरेजावा उसे और ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी देते हैं तो वह अपने असली और पूरी ताकत वाले रूप में आ जाता है। इसके बाद म्यूटो अपने विशाल पंख फैलाकर उड़ जाता है और अपने पीछे सिर्फ पूरी तरह तबाही छोड़ जाता है। यह पूरी घटना अब न्यूज चैनलों पर दिखने लगती है, जिसे फोर्ड की पत्नी एले टीवी पर देख रही होती है। जैसे ही वह यह सब देखती है, वह बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि उसे साफ पता होता है कि फोर्ड भी उसी खतरे वाली जगह पर मौजूद है। अब यह खबर तेजी से नेवी तक पहुंच जाती है और नेवी तुरंत उस प्लांट की तरफ रवाना हो जाती है। वहां पहुंचकर वे डॉक्टर सेरेजावा से सवाल करते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था, और अगर उन्हें पहले से उस खतरनाक जीव के बारे में जानकारी थी तो उसे बाहर निकलने से रोका क्यों नहीं गया। सेरेजावा उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उस जीव को जानबूझकर न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए जिंदा रखा था, क्योंकि वह खुद उसी रेडिएशन से बना हुआ था। अगर उसे खत्म करने की कोशिश की जाती तो हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते थे। और फिर एक बड़ा खुलासा होता है, वह अकेला जीव नहीं है, उसका एक और साथी भी है जो सालों पहले अंडे से बाहर निकलकर समुद्र में जा चुका है। अब सेरेजावा बताते हैं कि दूसरा जीव भी सक्रिय हो चुका है और अगर दोनों मिल गए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। नेवी का एक अफसर सवाल करता है कि क्या वहां कोई ऐसा इंसान है जो इस पूरे मामले को समझता हो, क्योंकि उन्हें तुरंत एडमिरल के सामने रिपोर्ट देनी है। सेरेजावा उस जगह मौजूद डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हैं। दरअसल उस म्यूटो के हमले में कई लोग मारे जा चुके होते हैं, जिनमें जो भी शामिल होता है वही एकमात्र व्यक्ति था जिसने 15 साल पहले भी यह सब अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद सभी को एडमिरल के पास ले जाया जाता है। संगीत, और वहां इस पूरे केस पर गंभीर चर्चा शुरू होती है। फोर्ड को भी वहां साथ ले जाया जाता है। एडमिरल गुस्से में पूछता है कि अगर उन्हें इस खतरे की जानकारी थी तो इसे पहले छुपाया क्यों गया। फिर वह फोर्ड से सवाल करता है कि क्या उसके पिता ने कभी इस बारे में कुछ बताया था। फोर्ड जवाब देता है कि उसने अपने पिता की बातों पर कभी भरोसा नहीं किया था, लेकिन हाँ, वह हमेशा कहते थे कि वहां कोई ऐसी चीज है जो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि फोर्ड के पिता जिस चीज की बात कर रहे थे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और बेहद खतरनाक जीव था जो अपने ककून के जरिए सिग्नल भेज रहा था। अब फोर्ड अपने घर लौटना चाहता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी एले की चिंता हो रही होती है। वह उसे फोन करके बताता है कि वह सुरक्षित है और जल्द ही घर वापस आ रहा है। फिर वह कैलिफोर्निया स्थित अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर नेवी उस जीव को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन रेडिएशन से जुड़ा होने के कारण उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी बीच एक बड़ी रूसी न्यूक्लियर सबमरीन जो परमाणु मिसाइल लेकर उस इलाके से गुजर रही होती है, अचानक लापता हो जाती है। कुछ समय बाद उसका पता चलता है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह समुद्र में नहीं बल्कि एक घने जंगल के अंदर गिरी हुई मिलती है। जब टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें समझ आता है कि उस म्यूटो ने पूरी सबमरीन को बुरी तरह तोड़ दिया है। संगीत, और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर मिसाइल को वह पहले ही खा चुका होता है। अब उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वह लगातार आगे बढ़ रहा होता है। इसी मोड़ पर सेना को साफ समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण खतरा नहीं है बल्कि एक ऐसा जीव है जो न्यूक्लियर एनर्जी को ही अपनी ऊर्जा में बदलकर और मजबूत होता जा रहा है। अब हालात को गंभीरता से लेते हुए सेना तुरंत अपने सभी ट्रैकिंग और डिटेक्शन सिस्टम एक्टिव कर देती है और उसे
उसे रोकने की पूरी रणनीति बनाना शुरू कर देती है। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो वह पूरी दुनिया में भारी तबाही मचा सकता है। उधर समुद्र के किनारे अचानक पानी में बहुत बड़ा उफान उठता है। लोग घबरा जाते हैं और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि यह कोई सामान्य लहर नहीं होती बल्कि एक खतरनाक सुनामी जैसा दृश्य होता है। और तभी सामने आता है गॉडजिला, एक विशालकाय दैत्य जिसे देखकर हर कोई डर के साए में आ जाता है। असल में म्यूटो की बढ़ती हुई गतिविधि पूरे इकोसिस्टम में बड़ा असंतुलन पैदा कर देती है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद प्राचीन जीव गॉडजिला भी इसे महसूस कर लेता है और धरती की सतह पर आ जाता है। गॉडजिला इसलिए आता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई और विशाल जीव इस धरती पर प्रभुत्व बनाए। इसी खतरे को रोकने के लिए सेना उस पर हमला करने के लिए फाइटर जेट्स भेजती है, लेकिन उनके मिसाइल गॉडजिला पर कोई असर नहीं डालते। वह बिना रुके आगे बढ़ता रहता है, जैसे उसका एक ही मकसद हो, म्यूटो को ढूंढकर खत्म करना। दूसरी तरफ एक ट्रेन जो हवाई शहर से गुजर रही होती है, उसे म्यूटो अचानक बीच रास्ते में ही तबाह कर देता है। अब हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके होते हैं। इसी बीच गॉडजिला शहर की ओर बढ़ता है और म्यूटो को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटो उससे सीधे लड़ने की बजाय वहां से उड़कर भाग जाता है। यह देखकर सेना और डॉक्टर सेरेजावा दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतना शक्तिशाली जीव होने के बावजूद वह लड़ाई से बच रहा होता है। इसके बाद उन्हें शक होता है कि यह म्यूटो अकेला नहीं है, बल्कि वह किसी दूसरे जीव से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें 15 साल पहले वाला दूसरा अंडा याद आता है, जिसमें से एक अंडा टूटकर म्यूटो बन चुका था, लेकिन दूसरा अंडा अभी भी शांत पड़ा हुआ था। पहले सभी को लगता था कि वह अंडा बेकार है, क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं थी, लेकिन अब शक गहरा जाता है कि कहीं वही दूसरा अंडा अब एक्टिव तो नहीं हो गया। तुरंत जानकारी ली जाती है और पता चलता है कि वह अंडा अमेरिका ले जाया जा चुका है, जहां उसे एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहां न्यूक्लियर वेस्ट स्टोर किया जाता है। अब सेना वहां पहले से ही हाई अलर्ट पर होती है, लेकिन जैसे ही टीम वहां पहुंचती है, हालात पूरी तरह बदल जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें दूसरा फीमेल म्यूटो मिलती है, जो मेल म्यूटो से भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक होती है। जैसे ही वह एक्टिव होती है, वह तुरंत चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देती है। असल में मेल म्यूटो लगातार फीमेल म्यूटो से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, और इसी वजह से फीमेल म्यूटो भी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ आकर्षित होने लगती है। संगीत, उसकी यह खींचाव उसे शहर की ओर ले जाता है, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हासिल करके और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि दुनिया के सामने एक नहीं, दो नहीं, संगीत बल्कि तीन विशाल खतरे खड़े हो जाते हैं। गॉडजिला, मेल म्यूटो और फीमेल म्यूटो। इसी बीच एडमिरल यह फैसला लेते हैं कि इन सभी को खत्म करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उन पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग दी जाए। लेकिन डॉक्टर सेरेजावा और उनकी टीम इस योजना का विरोध करते हैं। वह साफ बताते हैं कि ये जीव न्यूक्लियर एनर्जी से ही ताकत लेते हैं, और अगर उन पर न्यूक्लियर हमला किया गया तो वे खत्म होने की बजाय और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। एडमिरल उनसे पूछते हैं कि अगर यह तरीका सही नहीं है तो फिर आखिरी विकल्प क्या है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि अंत में न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इधर फोर्ड अभी तक अपने घर नहीं लौटा होता। वह अपनी पत्नी एले से संपर्क करने की कोशिश करता है। काफी देर बाद उसकी बात होती है और वह उसे भरोसा देता है कि वह सुरक्षित है और जल्द ही घर लौट आएगा, लेकिन फिलहाल उसे एक बहुत जरूरी मिशन पूरा करना है। फोर्ड अब सेना के साथ ही रुकने का फैसला करता है। उसे एहसास होता है कि उसने पहले अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास आखिरी मौका है कुछ सही करने का। असल में फोर्ड नेवी में बम डिफ्यूजल एक्सपर्ट होता है, जिसे मिसाइल और बम संभालने की पूरी ट्रेनिंग होती है। सेना न्यूक्लियर मिसाइल को एक ट्रेन के जरिए ट्रांसफर करने की तैयारी करती है और फोर्ड भी इस मिशन का हिस्सा बन जाता है। इसी दौरान एक और खतरनाक सच्चाई सामने आती है। म्यूटो बिजली जैसी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी वे हमला करते हैं तो पूरे शहर की बिजली एक झटके में बंद हो जाती है। इसी वजह से सेना के कई हमले फेल हो जाते हैं और कुछ विमान भी क्रैश हो जाते हैं। अब हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि सेना को अपने पुराने और वैकल्पिक हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि म्यूटो की वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी बार बार फेल हो रही होती है। सेना ऐसी मिसाइल तैयार करती है जो इलेक्ट्रिक सिस्टम पर निर्भर नहीं होती और बिना बिजली के भी काम कर सकती है। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि अगर यह मिसाइल सही जगह पहुंच गई तो म्यूटो को खत्म किया जा सकता है। उधर फीमेल म्यूटो न्यूक्लियर एनर्जी की तलाश में भटकती रहती है और आखिरकार उसे वह ट्रेन मिल जाती है जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल ले जाई जा रही होती है। फीमेल म्यूटो उस ट्रेन पर हमला कर देती है और पटरी को तोड़ देती है। हमले के बाद मिसाइलें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। एक मिसाइल गहराई में समुद्र के अंदर चली जाती है, दूसरी फीमेल म्यूटो अपने साथ ले जाती है और तीसरी मिसाइल सतह पर ही गिरकर रह जाती है। इस पूरी घटना में ट्रेन के अंदर मौजूद ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। कुछ देर बाद सेना वहां पहुंचती है और बचे हुए लोगों को खोजने की कोशिश करती है। संगीत, उन्हीं में फोर्ड भी जिंदा मिल जाता है, जिसे तुरंत अस्पताल भेज दिया जाता है। अब सेना के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है, वह तीसरी मिसाइल जो अभी भी इस्तेमाल की जा सकती है। संगीत, इसी दौरान दोनों म्यूटो कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि पूरे शहर को खाली कराया जाने लगता है। लोग जल्दबाजी में अपनी गाड़ियों में बैठकर शहर छोड़ने लगते हैं। फोर्ड की पत्नी एले भी
मजबूरी में अपने बेटे सैम को वहां से भेज देती है ताकि वह सुरक्षित रह सके। शहर के बाहर एक बड़े ब्रिज पर सेना पूरी तैयारी के साथ तैनात होती है। वहां भारी हथियार लगाए जाते हैं ताकि अगर गॉडजिला या म्यूटो वहां पहुंचे तो तुरंत हमला किया जा सके। इसी बीच वहां एक स्कूल बस भी मौजूद होती है जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं और तभी गॉडजिला की एंट्री होती है। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन गॉडजिला उन बच्चों या बस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वह बस अपने रास्ते से गुजरता है जैसे उसका मकसद किसी इंसान को नुकसान देना नहीं बल्कि दोनों म्यूटो को खत्म करना हो। फिर भी सेना उस पर हमला कर देती है, लेकिन गॉडजिला वहां से बचकर फिर से समुद्र में चला जाता है। इसके बाद फीमेल म्यूटो कैलिफोर्निया के शहर के बीच पहुंच जाती है। वह अपने साथ लाई हुई न्यूक्लियर मिसाइल को वहीं रख देती है और उसी जगह अपने कई अंडे भी दे देती है। कुछ ही देर बाद मेल म्यूटो भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर अपने अंडों की रक्षा करने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उस मिसाइल का टाइमर पहले ही चालू हो चुका होता है और अब उसमें बहुत कम समय बचा होता है। अगर वह मिसाइल शहर के बीच में फट गई तो सिर्फ म्यूटो ही नहीं बल्कि इतना भयानक रेडिएशन फैलेगा कि पूरा कैलिफोर्निया तबाह हो सकता है। एडमिरल तुरंत फैसला लेते हैं कि किसी भी हालत में उस मिसाइल को शहर से दूर समुद्र में ले जाना होगा। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और फोर्ड भी उसी मिशन का हिस्सा बनता है। उधर शहर के बीचों बीच गॉडजिला, मेल म्यूटो और फीमेल म्यूटो आमने सामने आ जाते हैं और उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हर वार इतना ताकतवर होता है कि आसपास की इमारतें गिरने लगती हैं, जमीन हिलने लगती है और पूरा शहर धीरे धीरे तबाही में बदल जाता है। मेल म्यूटो बार बार गॉडजिला पर हमला करता है, अपने पंखों से तेज वार करता है, जबकि फीमेल म्यूटो जमीन से उसे जोरदार टक्कर देती है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि गॉडजिला दोनों के हमलों में घिर चुका है, सामने कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है। इसी बीच फोर्ड अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां न्यूक्लियर मिसाइल रखी हुई होती है। सभी मिलकर उसे उठाते हैं और बोट की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी फोर्ड की नजर वहां मौजूद सैकड़ों अंडों पर पड़ती है जो फीमेल म्यूटो ने दिए होते हैं। वह तुरंत समझ जाता है कि अगर ये अंडे फूट गए तो दुनिया के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। संगीत बिना समय गंवाए फोर्ड पास खड़े एक बड़े ऑयल टैंकर का इस्तेमाल करता है और जोरदार धमाका कर देता है। कुछ ही पलों में पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है और सारे अंडे जलकर खत्म हो जाते हैं। यह देखकर फीमेल म्यूटो पूरी तरह गुस्से में पागल हो जाती है। वह गॉडजिला को छोड़कर सीधे उसी तरफ भागती है जहां उसके अंडे नष्ट हुए होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला पूरी ताकत से मेल म्यूटो पर हमला करता है। वह अपनी विशाल पूंछ से इतना जोरदार वार करता है कि मेल म्यूटो दूर जाकर गिर जाता है और एक खतरनाक अटैक में उसका अंत कर देता है। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। फीमेल म्यूटो अपने अंडों के बदले के लिए सीधे फोर्ड और उसकी टीम पर हमला कर देती है जो मिसाइल को लेकर बोट तक पहुंच चुके होते हैं। वह बोट को पूरी तरह तबाह करना शुरू कर देती है। सैनिक एक एक करके मारे जाते हैं और मिसाइल का टाइमर तेजी से खत्म होता जा रहा होता है। फोर्ड यह सब देखकर समझ जाता है कि अब आखिरी उम्मीद वही है। वह किसी तरह बोट को स्टार्ट करता है और मिसाइल को शहर से दूर ले जाने की कोशिश करता है ताकि विस्फोट समुद्र में हो और लाखों लोगों की जान बच सके। उसी समय गॉडजिला भी फीमेल म्यूटो के सामने आ जाता है और इस बार पूरी ताकत से लड़ता है। फीमेल म्यूटो उस पर हमला करती है, लेकिन गॉडजिला उसे पीछे से पकड़ लेता है और अपनी सबसे खतरनाक ताकत एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल करता है। वह सीधे उसके मुंह में अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है और यह हमला इतना विनाशकारी होता है कि फीमेल म्यूटो का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। इसी के साथ उसकी लड़ाई खत्म हो जाती है। उधर बोट शहर से काफी दूर पहुंच चुकी होती है और न्यूक्लियर मिसाइल समुद्र में जाकर विस्फोट कर देती है, जिससे शहर तबाही से बच जाता है। असल में फोर्ड मिसाइल को एक्टिव करके बोट को समुद्र की तरफ ले जाता है और आखिरी पल में खुद पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। कुछ समय बाद वह एक राहत कैंप में पहुंचता है जहां उसे उसकी पत्नी एले और बेटा सैम मिल जाते हैं। उनका परिवार फिर से एक हो जाता है। अगली सुबह पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका होता है और गॉडजिला जमीन पर पड़ा होता है। सभी को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन तभी वह धीरे धीरे उठता है, एक जोरदार गर्जना करता है और वापस समुद्र की ओर चला जाता है जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब जब दुनिया जान चुकी है कि ऐसे और भी विशालकाय जीव मौजूद हैं, तो सवाल यह है आगे क्या होगा? क्या गॉडजिला फिर से लौटेगा या इस बार उससे भी बड़ा खतरा सामने आएगा? अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।